के जो बच्चे होते हैं, आज तो कम एज में ही बच्चे बड़े टैलेंटेड हो गए हैं। तो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के अंदर भी अलग अलग प्रकार के इंटरेस्ट जगह आपके इंडिया में कई प्राइमरी सेक्शन के ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको गूगल बॉय की भी आपको खिताब दी जा चुकी है, तो जानते होंगे। तो सोलर सिस्टम में बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन उनको वो पूरा मटेरियल मिल नहीं पाता, यानी स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को नहीं जान पाते। आप अगर किसी को टेबल पढ़ाने जाएं, अब उसको 2, 3, 4 का टेबल ना पढ़ाएं, डायरेक्ट आप 10, 15 से पढ़ाएं और बाद में उससे 8 का कोई टेबल पूछ दे तो बच्चा कंफ्यूज जाता है। और YouTube पे जो वीडियो होते हैं वो हाई टेक्नोलॉजी 3D सिस्टम से लैस होकर पूरी तरीके से इस तरीके से दिखाएंगे, बच्चा पूरी तरीके से कंफ्यूज जाता है। कभी कभी आप बहुत कोशिश वो करते हैं समझाने की, लेकिन जिस तरीके से बच्चा समझना चाहता है वो मुश्किल हो जाता है। हम आज शुरू करेंगे यानी जीरो से, यानी ABCD जिसको आप बोल सकते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बी, जब शुरू करता है बच्चा पढ़ना, उसी तरीके से हम सौर मंडल का आज ABCD शुरू करेंगे। और ये एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत आता है। और एस्ट्रोनॉमी बताते हैं जिन बच्चों का इंटरेस्ट इसमें उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आने वाले समय में खासकर एस्ट्रोनॉमी हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। अगर आप मन से, लगन से और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर अपने सब्जेक्ट्स में लगे रहे तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल। बेसिक चीज़ें अपने सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हमारा सोलर सिस्टम आता है मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी जिसको हम दुग्ध मेथिला भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला और मंदाकिनी के नाम से भी जानते हैं, उसको मिल्की वे भी बोलते हैं। यानी एक प्रकार से जैसे लगता है कोई दूध की तरह रास्ता बना दे, उस तरीके से हमारी गैलेक्सी बाहर से दिखती है, इसलिए उसका नाम दुग्ध मेखला या इंग्लिश में मिल्की वे या मंदाकिनी भी बोलते हैं। उसमें हमारा सोलर सिस्टम, ये सौर मंडल आता है। हमारे सोलर सिस्टम का जो हर सोलर सिस्टम का, देखिए सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम में जिसमें एक स्टार होता है, स्टार के इर्द गिर्द बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं, तो इन ग्रहों को और स्टार को मिला के एक सोलर सिस्टम तैयार होता है, एक सौर मंडल तैयार होता है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सन यानी ये जो स्टार है वो हमारा सन यानी सूरज है। हमारा सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र स्टार है जो हमारे सभी प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है, हमारे सभी प्लैनेट्स को क्या करता है, उसको गाइड करता है। एक प्रकार से ये बॉस है और बॉस बैठा हुआ है, बाकी जब 8 जो ग्रह हैं उनको वो कंट्रोल करता रहता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। सूरज के बारे में सबसे पहले जान लें। सूरज आप देखते होंगे कि गर्मी के मौसम में बहुत धधकता हुआ, यानी गर्मी प्रदान करता है, हमको प्रकाश प्रदान करता है। ठंडी के मौसम में थोड़ा उसकी गर्मी कम महसूस होती है, गर्मी के मौसम में उसकी जो हीट होती है, गर्मी होती है, ज़्यादा महसूस होती है। तो उसका कारण क्या है कि ये यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब मोशन में है, सब गति में है। कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है पूरे यूनिवर्स में, सब क्या है, मोशन में है। चाहे बात कर लें हमारे प्लैनेट्स की, चाहे बात करें उन प्लैनेट्स के जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं यानी जिनको उपग्रह बोलते हैं उनकी बात करें, या बात करें सूरज की, तो सूरज भी हमारा क्या होता है, गति कर रहा है, वो भी एक जगह स्थिर नहीं है। तो अब उसका टेम्परेचर क्यों कम बेसी होता है, क्यों ज़्यादा कम होता है गर्मी में, और गर्मी क्यों आती है, सर्दी क्यों आती है, आगे समझेंगे। पहले हम चीज़ों को अब समझना आगे शुरू करें। हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। इसमें 71% यानी 71% इसमें क्या है, हाइड्रोजन है। 71% हाइड्रोजन है। और हीलियम की बात करें तो हीलियम का रेशियो है यहाँ पे 26.5 और 2.5% में अन्य गैसें हैं, 2.5% में अन्य गैसें हैं। यह हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में, नाभिकीय संलयन द्वारा हमको ताप प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है। नाभिकीय संलयन की विधि के द्वारा हमको सूरज से सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं और ये हाइड्रोजन से कन्वर्ट होता है हीलियम में। और जब ये पूरा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो हमारा सन भी, सूरज भी खत्म हो जाएगा। वो बहुत दिन, अभी बहुत ज़्यादा टाइम है उसमें, हम लोगों की तो कई लाखों करोड़ों पीढ़ियाँ बीत जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूरज के साथ साथ, सन के साथ साथ हमारे सौर मंडल में 8 अन्य ग्रह हैं। 8 अन्य ग्रहों को हिंदी में और इंग्लिश में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उनको जान लेते हैं। इसमें आगे के जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह जो आपको दिख रहे हैं, इन 4 ग्रहों को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह और इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह। इंग्लिश में इनर प्लेनेट बोलते हैं और हिंदी में आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये 4 इनको बोलते हैं हम बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह या आउटर प्लेनेट।
और आउटर प्लेनेट बाह्य ग्रह के अलावा इनको हम बृहस्पति ग्रह भी बोलते हैं। क्योंकि बृहस्पति इसका सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए इसको इन चारों सिस्टमों को बृहस्पति ग्रह बोलते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हमारा अर्थ है, तो इसे पृथ्वी ग्रह भी बोलते हैं, इस अंदर के चारों प्लेनेट को। लेकिन आप ज़्यादातर याद रखिएगा कि आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह, और अगर कभी आपको पृथ्वी ग्रह किसे कहते हैं या बृहस्पति ग्रह किसे कहते हैं, तो वो बाहर के प्लेनेट्स को बृहस्पति ग्रह और अंदर के प्लेनेट्स को पृथ्वी ग्रह बोलते हैं। वो जल्दी पूछता नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूरज से सबसे पहले नंबर पे आता है बुध यानी कि मरकरी। एम फॉर मरकरी, उसको हिंदी में बोलते हैं बुध ग्रह। मरकरी बुध ग्रह पहले नंबर पे आता है। सबसे कम समय में सूरज का परिक्रमा पूरी करता है, पहली चीज, यानी सबसे कम समय में यह सूरज की परिक्रमा को पूरा कर लेता है, मात्र 88 दिनों में। अब भाई देखो, ये कोई नजदीक चीज है, इसको घूमना हुआ तो ये जल्दी से घूम लेगी, लेकिन कोई चीज दूर है तो उसको तो पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा ना। तो जितना जो चीज उस ऑब्जेक्ट से दूर रहेगी, उसको उसका चक्कर पूरा करने में, उसका एक राउंड लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा। ये सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे जल्दी पूरा कर लेता है। मरकरी 88 दिन में, मात्र 88 दिन में सूरज की परिक्रमा पूरी कर लेता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में, 88 डेज। 88 दिन लगते हैं मरकरी को सूरज की परिक्रमा पूरी करने में। मरकरी एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र नहीं है, हाँ एकमात्र नहीं है, मतलब बात करें कि सबसे नजदीक है सूरज के, उसके बाद भी ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह नहीं है। जी हाँ, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सबसे जल्दी पूरा परिक्रमा पूरी करता है, और ऐसा ग्रह है जो सूरज के सबसे नजदीक है, फिर भी ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। अब आप ये सोचिए कि दिमाग में ये बात तो आएगी कि यार ये सबसे नजदीक, अब आग के पास जो सबसे नजदीक बैठा रहेगा, गर्मी उसी के अंदर ज्यादा जाएगी कि जो दूर है उसके अंदर जाएगी। लेकिन इसका एक रीजन है, चूंकि यहां पर मरकरी पर सबसे ज्यादा मात्रा में, यहां पर किसी भी प्रकार का कोई आपको क्या बोलते हैं, वेदर नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं मौजूद है यहां पर। यानी सूरज का जो हीट आता है, सूरज की जो लाइट गर्मी आती है, उस गर्मी को अपने पास बचा के रखने का कोई साधन इसके पास मौजूद नहीं है। जैसे ही सनलाइट आती है, बुध की सतह से टकराती है और टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी उसकी हीट को बहुत ज्यादा देर तक रोक के नहीं रखता। बुध ग्रह का जो दिन के समय का टेम्परेचर होता है वो लगभग समथिंग 450 डिग्री के आसपास होता है, उसके ऊपर 450 डिग्री के आसपास। लेकिन जैसे ही रात होती है, यानी इसका दूसरा हिस्सा जब सूरज के दूसरे साइड में जाता है, तो वहां पर वही टेम्परेचर गिर के -150 तक चला जाता है। अब भरोसा करें कि यह धरती पर भी बहुत ऐसे जगह है जहां पर माइनस में पारा बहुत कम ही जाता है, जबकि धरती तीसरे नंबर पे आती है, पृथ्वी तीसरे नंबर पे, फिर भी यहां पर क्यों? क्योंकि वो उसकी गर्मी को ऑब्जर्व करके, सोख के, यानी रोक के नहीं रख पाता है सूरज की। इसलिए कभी कंफ्यूजन नहीं। सबसे गर्म ग्रह अगर पूछे और बुध उसमें ऑप्शन रहे तो एकदम देखबे मत करिए बुध की तरफ कि भैया तुम जैसे हो वैसे ही पड़े रहो। 88 दिन में परिक्रमा पूरी करता है। इसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। उपग्रह थे इसके, छोटे वैज्ञानिकों का कहना है कि उपग्रह थे, लेकिन ये खुद छोटा है तो उपग्रह इससे भी छोटा रहा होगा। अब इतना बढ़िया यहाँ बैठे हैं, बॉस कक्का बैठे हैं, तो वो छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे बिल्कुल, खींच के खा गए उसको, कहानी खत्म हो गई। इनको भी किसी न किसी दिन खींच ही लेंगे। कब तक बचते रहेंगे? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, इतने नजदीक है। और क्या क्यों खींचेंगे? क्योंकि सूरज का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक ताकत की वजह से, एक ताकत से सभी चीजें, सभी ऑब्जेक्ट, हर चीजों को अपनी तरफ खींचती हैं। और किसी भी वस्तु द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी वो अपने तरफ चीजों को आकर्षित करता है। सूरज भी खींच रहा है, बुध भी अपनी ताकत लगाता है, धरती भी लगाती है। हर ऑब्जेक्ट अपनी क्षमता के हिसाब से दूसरी चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। अब मरकरी के बाद दूसरे नंबर पर आता है वीनस। इसको जान के हिंदी में इसको बोलते हैं बुध। मरकरी को बुध बोलते हैं, याद रखिएगा हिंदी में, और इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं। मरकरी के बाद दूसरे नंबर पे हमारा आता है वीनस, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बारे में कुछ चीजें। शुक्र ग्रह को हमारी धरती की जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। आप इनको मौसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि धरती अगर माता है तो शुक्र ग्रह भाई बिल्कुल मौसी हुई। जी हाँ, सिस्टर ऑफ अर्थ इसको बोलते हैं शुक्र ग्रह को। सबसे, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, तारा जो बोलते हैं, जो गांव में देहात में तारा बोलते हैं, एक्चुअली तारा है नहीं, ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह गांव में अधिकतर बोलते हैं लोग कि शाम के समय, सुबह के समय देखा कितना चमकता तारा, कितना चमकीला तारा है। क्योंकि हर चमकने वाली चीज तारा नहीं होती है। ये जो सबसे चमकीली चीज सूरज के बाद और चंद्रमा के बाद हमारे धरती से नजर आती है सबसे ज्यादा, वो होती है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह होता है, वीनस बोलते हैं इसे। हम भोर का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा भी बोलते हैं।
यानी सुबह का तारा भी बोलते हैं, शाम का तारा भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी इसको बोला जाता है। सबसे चमकीला ग्रह है ये। और आपको बता दें वीनस के बारे में कि वीनस एकमात्र इस सोलर सिस्टम के आंतरिक ग्रहों में एकमात्र ग्रह है, आंतरिक ग्रहों में एकमात्र ग्रह है जो सूरज की परिक्रमा उल्टी दिशा से करता है, यानी सीधी दिशा से नहीं करता। बाकी जो ग्रह हैं वो सूरज की परिक्रमा पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की तरफ परिक्रमा करता है, ये उल्टी परिक्रमा करता है। इसलिए वीनस पे, शुक्र पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है और जो सूर्यास्त होता है वो पूरब दिशा में होता है। यहां पर गैसों की बहुत बड़ी भरमार है और उसमें सबसे ज्यादा जो भरमार है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की है, जो कि लगभग 98% मौजूद है यहाँ पे। और CO2 गैस गर्मी को, हीट को क्या करती है, सोख लेती है, बचा के रखती है। तो सूरज का जो लाइट आता है वो वीनस पे क्या करता है, वीनस का जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 98% मात्रा है शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की, ये उसको पूरी तरीके से रोक के रखता है ऑब्जर्व, उसकी लाइट को, उसकी हीट को। इसलिए हमको सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है पूरे सौरमंडल का, तो शुक्र ग्रह। और उल्टी परिक्रमा करता है ये सूरज की। दूसरे नंबर पे आता है आंतरिक ग्रहों में एकमात्र ग्रह जो उल्टी परिक्रमा करता है। तीसरे नंबर पे अब चलते हैं, शुक्र के बाद बुध हो गया, शुक्र हो गया। शुक्र के बाद चलते हैं जहां पर हम इस समय खड़े हैं, जहां पर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। जी हां, अर्थ यानी कि धरती की बात कर रहा हूं मैं, पृथ्वी की। पृथ्वी, इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है। नीला ग्रह क्यों? क्योंकि इस पे पानी पाया जाता है और पानी की वजह से ये बाहर से दिखने में कैसी नजर आती है, नीली नजर आती है। जब इसको बाहर से देखिए आप तो अर्थ, धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है पूरे सोलर सिस्टम में जिस पर जीवन संभव है, जिस पे लाइफ जो है वो आसानी से सरवाइव कर सकती है। तो यहां पर ऑक्सीजन भी उस आवश्यकता में मौजूद है जैसा जीवन के लिए चाहिए होता है। एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर पानी अपनी तरल अवस्था में रह सकता है, यानी पानी का 3 फॉर्म होता है, ठोस, द्रव, गैस। पानी अगर ठोस बर्फ में रहेगा तो भी आप उसके यूज में नहीं आएगा। पानी अगर वाष्प की अवस्था में रहेगा तो भी आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। पानी तरल अवस्था में रहेगा तो आप उसका यूज कर लेंगे। और वो तरल अवस्था के लिए जो एक्चुअल टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो अर्थ पे मौजूद होती है। मेटाबॉलिज्म के लिए जो मेन पॉसिबिलिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी आइडियल कंडीशन होना चाहिए वो अर्थ पर मौजूद है। चूंकि ये जो अर्थ जहां हमारी आती है उस एरिया को सूरज से दूरी के आधार पर हम इसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन, यानी ऐसा जोन जहां पर बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन हो, ना सूरज से बहुत ज्यादा दूर ना सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक। तो धरती नीला ग्रह भी है, इसको हम नीला ग्रह भी बोलते हैं। धरती, अर्थ हमारा, यहाँ पर जीवन संभव है। और सबसे पहला सूरज के बाद यह ग्रह आता है जिसके पास कोई अपना उपग्रह रहता है। इन दोनों के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। ना मरकरी के पास कोई अपना उपग्रह है, ना वीनस के पास कोई अपना उपग्रह है। अर्थ के पास अपना उपग्रह है जिसको हम बोलते हैं मून। क्या बोलते हैं? मून या चंद्रमा, मून बोलते हैं इसको। ये धरती का क्या भैया, नेचुरल सैटेलाइट यानी उपग्रह है। मून, धरती क्या करती है, सूरज का चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, 365 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। 2 प्रकार की गति है पृथ्वी की, एक परिक्रमण, एक परिभ्रमण। ठीक, तो एक तो रोटेशन, अपने अक्ष पे क्या हो रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, और दूसरी चीज वो सन का भी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, राउंड ले रही है। तो अपने अक्ष पर ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसकी वजह से दिन रात संभव हो पाता है। और दूसरा कि सूरज का जो ये चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करने में इसको 365 दिन लगते हैं। और धरती अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 यानी 23.5 डिग्री अपने उत्तरी गोल अक्ष पर झुकी हुई है। उत्तरी अक्षांश पर यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और अगर सतह से बात करें तो धरती अपनी सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है और अपने अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। और इसी 23.5 डिग्री के वजह से हमारे यहाँ मौसम के परिवर्तन होते हैं। हमारे यहाँ सर्दी, गर्मी, बरसात का मौसम आता है उसी की वजह से। और इसके सूरज के परिक्रमा करने और इसका खुद का जो क्या बोलते हैं रोटेशन है, उसके वजह से, अपने एक्सिस पे जो घूमती है उसके वजह से भी मौसम बहुत हद तक हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं, जिस प्रकार से वो चेंज होते हैं।
मून हमें क्या करता है, मून हमारी धरती को क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, एक प्रकार से उसको कंट्रोल करके रखता है। और हमारा मून और धरती यानी हमारा चंद्रमा और धरती एक दूसरे से टाइडली लॉक्ड होते हैं, यानी हम वो पूरी तरीके से चंद्रमा क्या करता है, अपना फेस दिखा के चंद्रमा धरती की परिक्रमा करता है, धरती सूरज की परिक्रमा करती है, सूरज क्या करता है, हमारी गैलेक्सी का, हमने क्या बोला कि कोई चीज़ यहाँ पर स्थिर नहीं है, सब मोशन में है। खैर उसको आगे पढ़ेंगे, वो चला जा रहा हूँ बार बार मैं डिटेल में, कोशिश कर रहा हूँ कि यहीं पर रहूँ। सूरज के बाद पहला ग्रह हो गया मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बारे में आप जान लिए। अर्थ के बाद चौथे नंबर पे जो ग्रह आता है वो है मार्स यानी मंगल ग्रह। ये तो हो गया आपका पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आपका ये हो गया मंगल, इसको बोलते हैं मंगल। और मंगल के अलावा इसको हम बोलते हैं लाल ग्रह। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। आप इसको अपने नॉर्मल आइज से भी आप रात के समय आराम से, जब ये धरती के नज़दीक रहता है सबसे, आराम से इसको पहचान सकते हैं। ये अलग ग्रहों से हल्का आपको लाल, मतलब लालिमा लिए हुए दिखाई देगा। आप अगर सही ढंग से उसका जानकारी ले लें कि किस दिशा में किस एंगल पे ये रहेगा, तो आप इसको देख सकते हैं नॉर्मल आइज से भी। मार्स मंगल ग्रह, मंगल ग्रह पे कोई बड़े आकार का कोई इसका उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह पर सबसे बड़ी एक समस्या है कि ये अपने अक्ष पर 6 महीने एक तरफ और 6 महीने एक तरफ, यानी अपना रोटेशन भी ये क्या करता है, ये डगमगाता रहता है। मंगल ग्रह ठंडा ग्रह है, मतलब धरती के बाद आता है, भाई सूरज से दूर है, थोड़ा धरती से ठंडा है। ये भी एस्ट्रॉइड बेल्ट के नज़दीक है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोलते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मंगल ग्रह से बनता नहीं है। धरती की अपेक्षा ये बाकी जितने ग्रह थे सब छोटे हैं। इसको मार्स बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं मंगल ग्रह। डिटेल्स में इसके बारे में जब पढ़ाना होगा तो डिटेल्स में बढ़ाएंगे। धरती पर एस्ट्रॉइड की जो कभी कभी एस्ट्रॉइड गिरते हैं या कभी कभी बहुत बड़े उल्का पिंड गिरते हैं, तो उसमें मेन भूमिका मंगल बाबा की रहती है। जी हाँ, मंगल बाबा की रहती है। वो बताएंगे क्यों। मंगल बाबा ही लगभग समझ लीजिए कि बहुत तरीके की जो एस्ट्रॉइडें गिरी हैं धरती पर, उसके लिए पूरी हद तक जिम्मेदार हैं। ये हो गए हमारे आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट। अब इसके बाद एक आती है, एक ये आप देख रहे हैं उल्का पट्टी। ये उल्का पिंडों की एक पट्टी जिसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, यानी छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, छोटे से लेकर बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह इस पूरी पट्टी में ये भी क्या कर रहे हैं, इन्हीं ग्रहों की तरह सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। कभी कभी ये आपस में टकरा के अपनी दिशा बदल देते हैं। तो दिशा बदलने के बाद क्या करते हैं, या तो वो कभी मंगल की कक्षा में चले जाते हैं या फिर कभी अर्थ की कक्षा में चले जाते हैं, तो फिर वहीं पर नुकसान होता है। तो ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड पट्टी है, इसीलिए ये 4 इधर आंतरिक ग्रह बोल दिया गया एस्ट्रॉइड बेल्ट के, और 4 उधर बोल दिया गया एस्ट्रॉइड बेल्ट के। जो 4 उधर के ग्रह हैं उनको बाह्य ग्रह या आउटर प्लैनेट बोल दिया गया। अब एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद जो पहले नंबर पर ग्रह आता है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सूरज के बाद सबसे बड़ा आकार का अगर कोई ग्रह है तो वो है जुपिटर यानी बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं। बृहस्पति को हम गैसीय दानव भी बोलते हैं। जी हाँ, ये मैंने जो इस तरीके की लाइनिंग बनाई है, ये इन पर अलग अलग कलर की आप पट्टियाँ देखेंगे। यहाँ पर आप पट्टियाँ देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की पट्टियाँ आपको दिखाई देंगी वीनस पे, जुपिटर पे, जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, और आपको एग्जैक्ट बता दें, जुपिटर सूरज की परिक्रमा नहीं करता। इसको हम डिटेल बताएंगे, अभी आप कंफ्यूज जाएंगे, उसको हम अभी छोड़ देते हैं, बाद में बताएंगे। जुपिटर इन्हीं ग्रहों के साथ ये भी इस परिक्रमा पथ पे रहता है, लेकिन वो बाद में बताएंगे कि सूरज की परिक्रमा करता है कि किसी और की परिक्रमा करता है। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। ये हमारे इनर प्लेनेटों के लिए और हमारे सौरमंडल में खासकर हमारी धरती के लिए बहुत फायदेमंद भी है। और है क्या है, मतलब वो हमेशा से चला आ रहा है फायदेमंद, क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना तगड़ा होता है कि आप ये कह सकते हैं कि ये छोटे मोटे जो ग्रह होते हैं सूर्य के बाद अगर बचते हैं तो जुपिटर उनको खींच लेता है। अगर इसके इर्द गिर्द रहते हैं तो ये छोटे मोटे जो ये क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड उल्का पिंड रहते हैं, उनको क्या करता है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींच के उनको खत्म करता है। अच्छा, एक चीज बताना बोल कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर क्या है। आंतरिक ग्रह का जो सरफेस होगा वो ठोस होता है। क्या होता है, ठोस, यानी आप जाके इस पे खड़े हो सकते हैं। मरकरी पे चले जाएंगे खड़े हो जाएंगे, वीनस पे आ जाएंगे खड़े हो जाएंगे, धरती पे अभी खड़े ही हैं, और मंगल ग्रह पे भी आप खड़े हो जाएंगे। ये 4 जो हमारे इनर प्लैनेट हैं, इनके जो सतह है वो ठोस है, लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं इनकी जो सतह है वो ठोस नहीं है, वो गैस है।
क्या है, गैसीय अवस्था में। यहाँ पर आपको कोई सतह नहीं मिलेगी, आप सीधे यहाँ कूदे गड़ाप दे नीचे निकल जाएंगे, नीचे निकलने में पता नहीं चलेगा आप कहाँ चले गए, नीचे की बातें छोड़ दीजिए। तो जुपिटर गैसीय दानव है और बहुत बड़ा ग्रह है, ठीक। ये भी सूरज की परिक्रमा कर ही रहा है अभी तक, आप जानकारी में बाद में आपको बताएंगे किसकी परिक्रमा करता है। जुपिटर के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं, जुपिटर के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं, छोटे छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक। और उसके बाद जुपिटर यानी इसको हम क्या बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद नंबर आता है आउटर प्लेनेट में सैटर्न यानी शनि। किसका नंबर आता है, सैटर्न यानी शनि। शनि के पास भी ढेर सारे आपके चंद्रमा मून्स हैं, इन दोनों के पास 60-70 से ऊपर के मून हैं। अब उसके बाद खासकर ये जो सैटर्न यानी शनि है, इसका एक स्पेशल दिखता है हुआ ये छल्ला आपको नजर आ रहा होगा, ये सबसे आकर्षक बनाता है, इसको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है, आकर्षित करता है। ये छल्ला इसका क्या है, एक प्रकार से इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे टुकड़े हैं जो इसको एक रिंग का शेप देते हैं, जो इसका चक्कर लगा रहे हैं। और इसको भी, ये भी गैसीय दानव बोला जाता है, ये भी गैस का बहुत बड़ा पिंड है, ग्रह है। और सैटर्न का एक चंद्रमा है, उसका नाम है टाइटन। टाइटन सेम धरती की तरह है और इसलिए टाइटन को कहा जा रहा है कि आने वाले समय में टाइटन पे मानव बस्तियां बसाई जा सकती हैं, मानव वहां पर रह सकता है। एकदम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो बोला है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को बचा के पढ़ा है। जुपिटर हो गया, जुपिटर के बाद सैटर्न हो गया, सैटर्न यानी शनि। जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, इसको बोलते हैं शनि, शनि बाबा, ठीक। तो शनि या सैटर्न। शनि के बाद नंबर आता है यूरेनस। किसका नंबर आता है, यूरेनस। यूरेनस को हम बोलते हैं अरुण। क्या बोलते हैं, अरुण, हिंदी में बोलते हैं इसको अरुण। अब यूरेनस के बारे में एक चीज जान लीजिए कि यूरेनस भाई बहुत दूर है ये सूरज से। यूरेनस वीनस के बाद दूसरा ग्रह है। वीनस इनर प्लेनेट में पहला ग्रह था और आउटर प्लेनेट में पहला ग्रह अरुण है, यानी टोटल 8 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, एक वीनस यानी शुक्र और दूसरा यूरेनस यानी कि अरुण। ये दोनों ग्रह इस सूरज की सन की उल्टी परिक्रमा करते हैं, यानी उल्टी गति से इनका परिक्रमा करते हैं, सीधी गति से बाकी ग्रहों की तरह नहीं करते। 2 याद रखने का तरीका, आगे से दूसरे नंबर पे और पीछे से दूसरे नंबर पे। ये दोनों जो ग्रह हैं, हिंदी में शुक्र और अरुण, इंग्लिश में वीनस और यूरेनस, ये दोनों ऐसे प्लेनेट हैं जो सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करते हैं, यानी उन पर सूर्योदय पूरब के बजाय न होके पश्चिम दिशा से होता है और सूर्यास्त पश्चिम दिशा में न होके पूरब दिशा में होता है। यूरेनस के बाद आता है नंबर नेपच्यून का। नेपच्यून जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वरुण, हिंदी में बोलते हैं वरुण, अरुण वरुण। नेपच्यून वरुण सबसे लास्ट का ग्रह है, यानी 8वें नंबर का ग्रह आता है और ये सबसे लेट परिक्रमा करता है। कई लगभग 365 साल के आसपास इसका एक परिक्रमा पूरा होता है। वरुण सबसे काफ़ी भाई जो सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा परिक्रमा पूरी करने में, वो तो डेफिनेटली उसमें कोई सोचने वाली बात तो है नहीं। जो नज़दीक रहेगा वो जल्दी परिक्रमा पूरी करेगा। तो ये हो गए हमारे ग्रह। एक ग्रह और था जिसको हम प्लूटो बोलते थे, इंग्लिश में प्लूटो, हिंदी में यम बोलते थे। उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। अब ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया है, सौरमंडल से नहीं उठा के फेंक दिया गया बाहर, तुम निकल जाओ भैया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हमारे वैज्ञानिकों ने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया। हम लोग जब हाई स्कूल में थे, 10th में 12th तब तक तो वो था, लेकिन उसके बाद इधर कुछ सालों पहले उसको हटा दिया गया। रीजन क्या बताया गया हटाने का, क्योंकि यम जो था यानी प्लूटो, वो परिक्रमा करते करते वो नेपच्यून के उस पे आ जाता था, जो नेपच्यून का मार्ग है उस मार्ग पे आ जाता था बार बार, यानी वो ग्रहों का उसका कुछ नेचर था ही नहीं, इसलिए उसको उठा के बाहर फेंक दिया गया। भैया तुम प्लेनेट नहीं हो, तुम हट जाओ, तुम्हारा जो प्लेनेट का गुण होना चाहिए वो गुण तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है, इस वजह से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये हमारे 8 ग्रह हो गए। और सबसे पहले हमारा सन था। अब सन तो स्टार है हमारा, तारा है, ग्रह नहीं। अब आपसे कोई पूछे कितने ग्रह हैं तो आप बोलेंगे सीधे 8 ग्रह। कौन कौन से नंबर वाइज, तो सबसे पहले मरकरी, बुध, हिंदी में पहले बोल दे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और इंग्लिश में बोले तो मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस एंड नेपच्यून, ये आपके 8 ग्रह हो गए। एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर के ग्रहों को इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनकी सतह ठोस होती है। और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के ग्रहों को बाह्य ग्रह बोलते हैं और इनकी सतह क्या होती है, गैसी होती है। इस पर कोई इनका सतह ठोस नहीं होता, इस पर खड़े नहीं हुआ जा सकता। ठीक है, हमारा जो ये पूरा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल, किस गैलेक्सी के अंतर्गत आता है, तो मंदाकिनी गैलेक्सी कहिए, दुग्ध मेखला कहिए, या फिर उसको कहिए मिल्की वे, उसके अंतर्गत आती है। तीनों नाम एक ही है, अलग अलग कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही नाम है। हमारे सबसे नज़दीक का जो, हमारे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक का जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी। आप रात के 12 बजे के करीब में उठेंगे तो आपको एक लाइन उत्तर से दक्षिण दिशा में इस तरीके से हल्के बादलों का समूह, बादलों जैसे बादल नहीं, वो स्टार का समूह नजर आएगा, जैसे एक रास्ता बना हो बहुत हल्का सा व्हाइट कलर का, वही है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और एंड्रोमेडा